पहले अलग स्टेटहुड की डिमांड जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कर रही थी कि उनको अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए, फुल स्टेटहुड दिया जाए। लेकिन अब ये जो डिमांड है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी करने लगी है। इसे लेकर ये लोग दिल्ली चलो इन्होंने कॉल दी है, यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं। जो एक पूर्व बीजेपी के लीडर हैं थुप्स्तान चेवांग, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे जब यूनियन टेरिटरी बनाया था, तो आपको क्या लगता है वो पूरे नहीं कर पाई है? 3 साल हो गए हैं तब से अब तक। ये बिल्कुल ही नहीं। देखिए जो जो वादे सरकार ने किया, पहले तो जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का बाइफर्केशन होके 2 यूटी में यूटी का स्टेटस दिया, तो हमारी उम्मीद थी, लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशंस थी कि वहाँ जमहूरियत वहाँ पर लागू होगा, जमहूरियती निज़ाम वहाँ पर लागू होगा। तो जब हालांकि ये उन्होंने जब यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, हमारी डिमांड शुरू से ही यूटी विद लेजिस्लेचर रहा है, लेकिन हमें लद्दाख को यूटी विदाउट लेजिस्लेचर दिया गया, तो उसमें हमें कुछ संशय था उस वक्त शुरू में ही। लेकिन चूँकि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने की डिमांड जो है लद्दाख के लोगों की तरफ से तकरीबन 70 सालों से चल रहा है, तो हमने उसका स्वागत किया, क्योंकि हमें ये उम्मीद था कि जो भी यूटी सेटअप वहाँ पर निज़ाम कायम होगा वो लोगों की जो एस्पायरेशन है उसको पूरा करेगी। कुछ महीने देखे, साल देखे, 2 साल देखा, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर एक लोकतंत्र शाही का एक ऐसा ऑथोरिटेरियन एक निज़ाम कायम हो गया जो लोगों के हितों को बराबर नज़रअंदाज करते रहे हर चीज़, हर लिहाज में। तो आप जानते हैं जब तक आर्टिकल 370 था, 335A था, तो उसके तहत जम्मू कश्मीर स्टेट को लद्दाख इंक्लूडेड, हमें कुछ वहाँ पर सेफगार्ड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थे। उसके हट जाने के बाद, यूटी बनने के बाद, हम लोगों ने ये डिमांड शुरू से ही रखा था। गृह मंत्री जी से खुद हमारी मुलाकात हुई थी, 2 बार हमारी बातचीत का सिलसिला हुआ था, अलग से भी हम मिलते रहे। तो हम लोगों ने हमेशा ये मांग किया था, क्योंकि अगर हमें स्टेटहुड देने में कुछ देरी हो, यूटी विद लेजिस्लेचर लागू करने में कुछ देरी हो, तो कम से कम 6 शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड है वो लद्दाख यूटी को दिया जाए। आप जानते हैं भारत के संविधान में 6 शेड्यूल है, वो एक्सक्लूसिवली जहाँ जहाँ शेड्यूल ट्राइब की बहुल जो एरिया हो वहाँ पर 6 शेड्यूल के तहत बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। उसमें जो वहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 2 वहाँ पर है वो एम्पावर होंगे, उनको रूल्स बनाने का, रेगुलेशन बनाने का, कानून बनाने का उनको हकूक़ मिलेगा। तो उसकी तवक्का हम कर रहे थे और शुरू से ही हमने ये मांग किया था और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था। गृह मंत्री जी ने खुद हमें आश्वासन दिया था। उसके बाद ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर लद्दाख आए, हमारे एमपी साहब की कोशिश पे वो लद्दाख आए, उन्होंने वहाँ देखा, उन्होंने वहाँ पर वादा किया, लिखित में दिया हमें कि आप लोग हकदार हैं, क्योंकि लद्दाख में 97% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब दर्जे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ख़ास तौर से शेड्यूल एरिया के लिए, शेड्यूल ट्राइबल बहुल पॉपुलेशन के लिए जो प्रावधान है, उसके तहत संवैधानिक सुरक्षा देने में हमें कोई संकोच नहीं होगा, ऐसा कहा गया। 2 इलेक्शंस हुए, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुआ, उसके बाद एमपी का 2019 में इलेक्शंस हुआ। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1, 2, 3 पे 6 शेड्यूल उसमें वहाँ पर उन्होंने वादा किया था। बावजूद इसके कि ट्राइबल अफेयर्स ने दिया, कंसर्न जो मिनिस्ट्री थी, होम अफेयर्स, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। फिर अचानक उनका मन बदला और उन्होंने कहा कि हम 6 शेड्यूल नहीं दे सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और प्रोविजन के तहत हम यह सेफगार्ड देने के लिए तैयार है, जिसको हमने नहीं माना। तो उसी के चलते हुए लेह में एपेक्स बॉडी हम लोगों ने लद्दाख पीपुल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उसको अमल में लाया। और उसके बाद करगिल के, क्योंकि करगिल भी लद्दाख यूटी का हिस्सा है, तो करगिल को जोड़ने के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें कि करगिल में जितने सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने यूनियन है, स्टूडेंट्स यूनियन है, वो सारे हैं। और एपेक्स बॉडी में लद्दाख में जितने भी सोशल रिलीजियस तंजीम है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है और जितने भी पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी, नंबर 10 एसोसिएशन है और जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी जितने हैं वो सारे भी शामिल हैं। तो उसका करके गठन करके हम लोग एपेक्स बॉडी और केडी के तत्वावधान में, एजिस में हम लोगों ने ये मुहिम चलाया है। और उसमें हमने 4 मांगे रखा। एक तो स्टेटहुड है, हम चाहते हैं कि लद्दाख
की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि लद्दाख के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। आज़ादी के बाद जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई भारत और हमारे एनिमिकल दो नेशन जो है, चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई, उनमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लद्दाख के लोगों ने हमने बहुत बलिदान दिया है। और क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, चीन की तरफ से आप जानते हैं कितना एग्रेसिव पोस्चर उन्होंने किया है, स्ट्रेटेजिक महत्ता के सारे उनको कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट इसके भी डिनाइल में है। हकीकत ये है, हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने जितने भी स्ट्रेटेजिक महत्ता की जो बॉर्डर के जो पॉइंट्स हैं उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। हमारा डिफेंस बहुत वल्नरेबल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट डिनाई करती है। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पक्ष ये रहता है कि वो अनडिमार्केटेड एरिया है, इसलिए वो भी क्लेम करते, हम भी कहते। अगर हम भी क्लेम करते, जहां हम क्लेम करते 62 का जो ये हमने लाइन ऑफ कंट्रोल हमने तस्लीम किया था, तो उस पर क्यों डटे नहीं रहे? एक एक करके इंच इंच करके हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर हमने छोड़ दिया है। एक तो चीन की तरफ से दबाव है, दूसरा पाकिस्तान की तरफ से दबाव है। तो इस स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लद्दाख में रहने वाले जो वहाँ लोकल लोग हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़, उनकी सुरक्षा, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इश्यू को लेकर हम लोगों ने कहा कि तब तक के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए। स्टेटहुड तो बाद में, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल उसको लागू करें। और तीसरा डिमांड था हमारे नौजवान जो युवक युवतियाँ हैं, जब से यूटी बना एक भी वहाँ पर यूटी की तरफ से वहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 3 साल इन्होंने सर्विसेज सिलेक्शन कमेटी बनाने में उन्होंने लगा दिया। मामूली काम करना था, जम्मू एंड कश्मीर का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का है, उसको फेरबदल के साथ वहाँ लागू करना था। बोर्ड बनाना था, पब्लिक सर्विस गेजेटेड के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना था। इनको बनाने में इनको 3 साल लग गए। अभी उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया, लेकिन तैनाती एक भी नहीं हुआ। इसको चलते हुए लद्दाख में जितने भी हमें पढ़े लिखे नौजवान हो, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग हैं। वो तीसरा हमने वो डिमांड रखा। और चौथा डिमांड जो हमने सरकार के सामने रखा वो है लेह और करगिल के लिए अलग अलग 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाता। 67 तक लद्दाख गंगरबल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा होता था, हमारा हक से नहीं मिला, कोई पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं थी। 67 में पहली बार लद्दाख में एक कॉन्स्टिट्यूंसी कायम किया गया। और जानते हैं लद्दाख का क्षेत्रफल है जम्मू कश्मीर से कंबाइंड 2/3 हमारा लद्दाख का एरिया बनता है। और स्ट्रेटेजिक महत्ता उसको देखते हुए लद्दाख में हमें पार्लियामेंट में वॉइस होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर लेह और करगिल के दरमियान नुक्ताचीनी होता रहता है, कम्युनल हालात पैदा हो जाता है, रीजनल बातें उठने लगती है, जिसके चलते वहाँ उस स्ट्रेटेजिक एरिया में अगर अमन और शांति नहीं रहता है, डिस्टर्ब होता है, वो नेशनल सिक्योरिटी इसके लिए थ्रेट है। इसलिए हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में पहुँचे, उसके लिए हमने 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी मांग की। बहुत जायज़ मांग, जेन्युइन मांग जो हम कर रहे थे, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये सरकार का ये कहना था कि पहले जो लद्दाखी हैं और जो करगिली हैं वो अलग अलग डिमांड करते थे, उनको इकट्ठा लेकर आओ। अब आपके मंच में ये लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा? शुरू में जब ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने उस वक्त भी मांग किया था लेह और करगिल के दोनों नुमाइंदे उसमें शामिल होना चाहिए। तो उस वक्त हमें होम मिनिस्ट्री ने ये बताया कि करगिल से हम अलग से बात करेंगे। तो उसी तहत हम लोगों ने 2 बार, जो लद्दाख का एपिक्स बॉडी है, 2 बार होम मिनिस्टर के खुद चेयरमैनशिप में 2 मीटिंग हुई थी उसमें। उसके बाद फिर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को उसके बाद उन्होंने अलग से बुलाया, दोनों को इकट्ठा नहीं बुलाया। तो पहले जो दौर का बातचीत हुआ उसमें हमें ये कहते रहे कि करगिल कुछ और मांग रहे हैं, आप कुछ और मांग रहे हैं, करगिल आपके साथ नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने करगिल को साथ लेके अब हम लोग इकट्ठे एक स्टेज पे आए हैं। इसी 4 मुद्दों के तहत हम लोग इकट्ठा होके हम कह रहे हैं। अब वो उसको तोड़ने की कोशिश में है। और इस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट इलाके में अगर आपस में हमें लड़ाने की एक कोशिश अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक होगा। और जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन हमारे युवा पीढ़ी में है, अगर उसको सुलझाया नहीं गया तो वहाँ हालात बहुत ख़राब हो सकता है। वहाँ पर युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा है, जो वो हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो वो भी एक चिंता का कारण है। बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, अभी उनका शोषण हो रहा है। यूटी बनने के बाद अगर वहाँ पर मुलाजिम नहीं रिक्रूट किया जाता तो काम कैसे चलेगा? यूटी बनने का 3 साल के दौरान वहाँ पर एडिशनल एक पोस्ट भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जो भी कुछ रिक्रूटमेंट वहाँ प्रोसेस हुआ है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हुआ है, आर्मी में हुआ और पुलिस में। और ये हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनको क्लेम करती है, जिसमें इसको कोई लेना देना नहीं है।
हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिविजनल स्टेट कैडर के कुछ हद तक रिक्रूटमेंट करने का उनको हक दिया हुआ है, उनका बोर्ड भी बना हुआ है। एक भी रिक्रूटमेंट वो अभी तक 3 साल में नहीं कर पाए वो। इस तरह की स्थिति है। और अगर जैसे केंद्र सरकार तो डेवलपमेंट के बहुत बड़े बड़े वादे करती है और दावे भी करती है कि हमने काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो पुश किया, बहुत सारा बजट जो है वो भी लद्दाख को दिया 6,000 करोड़। क्या ये सब वादे झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। देखिए ना, जितना उन्होंने 6,000 7,000 करोड़ की बात की वहाँ पर हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें से जो लद्दाख के लोग जिसके हिल काउंसिल के ज़रिए जो वहाँ पर उनको कैपेक्स में या उनको जो काउंसिल को आवंटन होता है वो तकरीबन 500 करोड़ या वहीं तक लिमिट है। बाकी सारा नौकरशाही जो वहाँ पर कमिश्नर सेक्रेटरीज है वो चलाते हैं। एलजी है वहाँ पर, बिल्कुल ये है पापट है वहाँ पर, वो अपने लिहाज से कोई काम नहीं कर रहा है। अभी एलजी भी वहाँ पे बदला है, लेकिन एक आदमी के बदलने से कुछ वहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम को बदलना है हमें, वहाँ जमहूरियती निज़ाम चाहिए हमें। और ये जो हिल काउंसिल को 6 शेड्यूल के अंदर इम्पावर करके कुछ हद तक जमहूरी अमल जो है वहाँ पर अमल में आ सकता है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि अभी जो स्टेटहुड की तो डिमांड है, तो मतलब जैसे जम्मू कश्मीर भी स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है, तो वापस जाने में फ़ायदा है कि इकट्ठा स्टेट हो या अलग अलग स्टेट हो? नहीं, अलग अलग। ये तो तय बात है। हमने लद्दाख है 70 सालों से हम जम्मू कश्मीर से अलग होंगे, क्योंकि आपको मालूम है आज़ादी के 70 साल के दौरान लद्दाख के साथ जिस तरह से इग्नोर किया गया, जो हमारा हक नहीं मिला, क्योंकि हम बहुत छोटे पॉपुलेशन है, हमारी पॉलिटिकल वॉइस भी नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं था। पहले 2 ही एमएलए थे, अभी 4 एमएलए हो गया, लेकिन उससे भी काफ़ी नहीं है। तो उसको लेके जो हालत लद्दाख में बना, जिस तरह से हमें नज़रअंदाज किया हर लिहाज में, तो हम अलग होने की बात कर रहे थे। अलग हुआ, हम खुश हैं। हम चाहते हैं अब जो अलग बना है, अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, यूटी विद लेजिस्लेचर दिया जाए। अगर यूटी विद लेजिस्लेचर देते हैं तो उसके साथ 6 शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड है वहाँ पर मुहैया हो, ताकि लद्दाख जैसे इलाके में अगर वहाँ मुकामी लोग अगर खुश नहीं हो, अगर उनको तसली बख्श वहाँ पर ये नहीं होता है, तो वहाँ पर सुरक्षा का खतरा रहता है। और जिस तरह से आपने कहा पैसे बहुत आ रहा है, इस निज़ाम ने जितना पैसा वहाँ पर हुआ वो तो हमारा हक है। यूटी अलग बन जाने के बाद फ़ंड क्लेम करते हैं, हमारे एमपी साहब क्लेम करते हमने इतना फ़ंड लाया, वो किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। यूटी बनने के बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, उसमें से 70% 2-3 सालों में वापस जा रहा है, वहाँ स्पेंड खर्चा नहीं कर पा रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे? आप कहते हैं फंड देते हैं, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ क्षेत्रों में हुआ, एजुकेशन में हुआ कुछ, वो हम मानते हैं। युवा वर्ग, खेल कूद, उसमें थोड़ा बहुत ये वहाँ पर हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो रोड बन रहा है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो टनल वहाँ पर बनने का काम हो रहा है, वो सब हमारे मुकामी लोगों के लिए नहीं है। वो चीन के खतरे की वजह से, पाकिस्तान के खतरे, नेशनल सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए ये सारा डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है, और उसमें भी देरी हो रही। हम चाहते थे कि शिंकुला टनल अगर बन जाता है तो दूरी कम हो जाएगी, ना सिर्फ हमें फ़ायदा होगा बल्कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी वो भी सहूलियत होगी सबको। तो इन बातों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है अभी। थैंक यू सर। सो ये दिल्ली चलो कॉल है इन लोगों की, और ये लोग दिल्ली आए हैं। ये इन लोगों की 4 मांगे हैं जो ये चाहते हैं केंद्र सरकार जो है इन मांगों पर जो है वो खास तवज्जो दे। फुल स्टेटहुड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल, सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर ले एंड कारगिल, और साथ में ईयरली रिक्रूटमेंट, जॉब रिजर्वेशन और लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ये लोग फिलहाल मांग रहे हैं। एक बात अगर मैं ऐड करूं, हाँ जी। अब जिस तरह से निज़ाम वहाँ पर बना है अभी, बाहर से आए हुए लोग जो हिल काउंसिल ले और हिल काउंसिल कारगिल को कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स है, रूल्स बनाने की पावर उनको नहीं है, कानून को नहीं बना सकते, लेकिन जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है उसका भी हनन हो रहा है, उसको भी डिसएम्पावर किया है इस सरकार ने, और उसको और देने की तो बात ही नहीं है। अब सरकारी निज़ाम जो वहाँ पर कायम हुआ है उसमें लोकल जो हमारे हर स्टाफ है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव मुलाजिम के मैं कह रहा हूँ, गेजेटेड कैडर में हो, चाहे डायरेक्टर लेवल पे हो, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल पे हो या नॉन गेजेटेड में हो, वहाँ पर के लोकल जो केएस के अधिकारी है, बहुत सीनियर है, उनको ना करके बाहर से ला रहे हैं, उनके जूनियर को है वो डायरेक्टर बना रहा है वहाँ पर। लोकल जो लोगों को है उनको हर लिहाज से वो कर रहा है। और जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, ज़मीन का तो मसला बहुत ज़रूरी है। लद्दाख में ज़मीन है, हमारे पास वसाइल है, उसको लेके हमें हमारी मांग थी कि उसका सुरक्षित करने के लिए 6 शेड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो ये हाँ, जी। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के काम काज करने के ढंग को लेकर भी इन लोगों में काफ़ी जो है वो शिकायतें भरी हुई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो इनकी जितनी भी जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर थोड़ी उनको नज़रअंदाज नहीं करेगा, बल्कि ज़्यादा जो है वो ध्यान देगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।